50 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी है। अगर हम 50 करोड़ लोग केवल अपने परिवार को लेकर रास्ते पर उतर जाते हैं तो इस देश की सत्ता को, शासक को हमारे सामने घुटने टेकने होंगे। ऐसा करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रेड यूनियन को बनाया गया है। आप लोगों को केवल ट्रेड यूनियन बनाना तक नहीं तो बहुजन समाज को, कामगारों को, मजदूरों को इस देश का शासक वर्ग बनाने का काम करना चाहिए। जैसे ही आप लोग शासक वर्ग बनोगे, शासन सत्ता आपके लोगों के हाथों में आएगी तो आप ही आजाद हो जाओगे, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों को, यहाँ जो महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों को महाराष्ट्र में हर क्षेत्र में ट्रेड यूनियन को फैलाना होगा, वहां जाकर लोगों को समझाना होगा, उन समस्याओं का कारण उनको बताना होगा और उसको दूर करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। हर क्षेत्र में यूनिट बनाना होगा, हर क्षेत्र में हम लोगों को ये ट्रेड यूनियन के मेंबर्स बनाने का काम करना होगा। 10 रुपए में आपको ये आजादी, 10 रुपए में आपको मेंबरशिप मिलती है। कई सारे लोग जो है ऐसा सोचते हैं जब संकट आएगा तब मेंबर बन जाएंगे। आप संकट आने के बाद मेंबर बनने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले से ही संगठन का साथ लेना होगा। कई सारे मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया था, उनके ऊपर दबाव डालने का काम जो है शोषक वर्ग करता है, नौकरी से निकाल देने का काम करता है, उनका वेतन रोकने का काम करता है, कई सारे तरीके से वो दबाव डालने का काम करते हैं। इस बात को अगर आपको रोकना है तो आपको संगठित होकर ही ये काम करना होगा। संगठन की ओर से मैं आशा वर्कर हो, यहाँ पर आए हुए सभी साथी हो, उन सभी को आश्वासित करना चाहता हूँ कि आपकी हर समस्या के लिए लड़ने का काम राष्ट्रीय मूल्य निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से किया जाएगा। आज की तारीख में भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर नेता में जो है माननीय वामन मेश्राम साहब है, जो कि हर समस्या का आपने देखा, जिसको सारा भारत डरता है, प्रधानमंत्री भी जिसके सामने झुकता है, जिसके सामने झुककर सलाम करने का काम भारत का सरकार करता है, उस मोहन भागवत को 6 अक्टूबर को नागपुर से भागना पड़ा। अगर हम इस देश के शासक वर्ग डराने का काम कर सकते हैं और ये ताकत को और हम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी हर समस्या का समाधान इस रास्ते से कर सकते हैं। इस नेतृत्व के आधार पर, उनकी ताकत के आधार पर हम लोग सही मायने में दिशा लेकर हम कामगारों की, मजदूरों की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप लोग महाराष्ट्र के हर मजदूर के पास, हर एम्प्लॉइज के पास जाकर उसको इसके साथ जोड़ने का काम करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय मां। धन्यवाद माननीय गोरखनाथ हेताड़ सर, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय मूल्य निवासी बहुजन कर्मचारी संघ। अभी सम्मान समारोह होगा। राष्ट्रीय मूल्य निवासी बहुजन कर्मचारी संघ राज्य शाखा महाराष्ट्र द्वारा आयोजित 5वां राज्य अधिवेशन के उपलक्ष्य में और 63वें धर्मचक्र प्रवर्तन दिन के शुभ पर्व पर कर्मचारी और कामगारों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान कामगार मसीहा माननीय नारायण मेघाजी लोखंडे जीवन गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए हमने पूरे महाराष्ट्र से 5 लोगों को चुना है। उनका नाम है माननीय, इसके लिए मैं माननीय किशोर सिंह सर, प्रदेश कार्याध्यक्ष आरएमबीके सिंह को सौंपता हूँ। वो स्टेज पे बुलाएंगे जीवन गौरव पुरस्कार के लिए। राष्ट्रीय मूल्य निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या माध्यमातून जे राज्य अधिवेशन आहे, ज्या विविध क्षेत्रामध्ये ज्या कामगार आणि अधिकारी, कामगारांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये कामगार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी, हक्क अधिकारासाठी जी लढाई लढली त्या क्षेत्रामध्ये त्यांचा आम्ही मान सन्मान राष्ट्रीय मूल्य निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या माध्यमातून या राज्य अधिवेशन या ठिकाणी माननीय मेश्राम साहेब यांच्या हस्ते आम्ही करणार आहोत। तर मी या ठिकाणी ज्या मान्यवरांचं नाव घेत आहे त्यांनी त्वरित या ठिकाणी यावं आणि आपला जीवन गौरव जो मेघाजी लोखंडे साहेब यांच्या जीवन गौरव 2022 हा सन्मान आम्ही देणार आहोत। तरी या महादेव घुसे साहेब कामगार नेते अकोला यांचा
यांचा सन्मान त्यांनी या स्टेजवर यावं विनंती आहे त्यांना. महादेव घुसे साहेब त्यांचा स्वीकार करतील गोवर्धन गवई सर. यानंतर रवींद्र कोलप साहेब सेवानिवृत्त सुप्रिटेंडेंट इंजिनियर ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लासेस सिनियर असोसिएशन याचे राज्याध्यक्ष माननीय कोलप साहेब, रवींद्र कोलप साहेब. त्यानंतर अनिल यादव झोनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ओबीसी असोसिएशन संयुक्त सचिव CSC दिल्ली. यानंतर महादेव कंगाली जिल्हा महासचिव कास्ट टाईप संघटना सामाजिक कार्यकर्ता यांचा चंद्रशेखर वासनिक यांनी स्वीकारावा. त्याचबरोबर भारत शिंदे कार्याध्यक्ष ST डिपार्टमेंट राज्य बहुजन कर्मचारी संघटना. त्यानंतर ॲडव्होकेट सविता संजय गायकवाड मॅडम उत्कर्ष आशा वर्कर, या मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आशा वर्कर आलेल्या आहेत, त्यांच्या त्या नेत्या आहेत. त्याचबरोबर माननीय पल्लवी चौधरी मॅडम कर्तव्यदक्ष परिचारिका आरोग्य डिपार्टमेंट यांचा मंजुषा गेडाम यांनी त्यांचा तो सन्मान घ्यावा. याचबरोबर ऋतिका पवार मॅडम कर्तव्यदक्ष कर्मचारी बांधकाम विभाग रत्नागिरी. या सर्व मान्यवरांना विनंती करण्यात येते की या स्टेजवरती आपण यावं आणि साहेबाच्या हस्ते एक सर आलेले स्टेजवर बाहेर येतात. नाही मधुकर काटोडे साहेब राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अखिल भारतीय शिक्षक संघ यवतमाळ. एक या ना ज्यांचं नाव घेतलेलं आहे महादेव घुसे साहेब कामगार नेते. साथियों, पहिल्यांदा मी निमंत्रित करतो आहे मधुकर काटोळे साहब जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है अखिल भारतीय शिक्षक संघ तथा अध्यक्ष यवतमाळ जिला कर्मचारी पतसंस्था. मान्यवर बहुजन नायक वामन मेश्राम साहब के शुभ हस्ते उनको ये पुरस्कार जीवन गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है. इसके बाद माननीय महादेव घोसे साहब जो कामगार नेता है अकोला से, वो कुछ कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए. उनका जीवन गौरव पुरस्कार माननीय गोवर्धन गवई सर स्वीकृत करेंगे. माननीय गोवर्धन गवई साहब को मैं निमंत्रित करता हूं मंच पर कि घोसे साहब का जीवन गौरव पुरस्कार का शील्ड स्वीकृत करे. साथियों, तालियां बजाए. इसके बाद माननीय रविंद्र कोलप साहब सेवानिवृत्त सुप्रिटेंडिंग तथा ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास सीनियर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र, इनसे मैं निमंत्रित करता हूं और साहब की ओर से उनको ये जीवन गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है. साथियों, तालियों के गूंज से जरा जोरदार तालियां बजाए. जिन्होंने अपने जीवन में कामगार कर्मचारी अधिकारी के लिए बेहतरीन अपने जीवन में काम किया, उनका सत्कार बहुजन नायक माननीय मेश्राम साहब के कर कमलों से हो रहा है. साथियों, बाद में माननीय अनिल यादव साहब जोनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन रेलवे संयुक्त सचिव CSC दिल्ली, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आए और साहब से अनुरोध है कि उनको शील्ड और एक पुष्प गुच्छ देकर उनका जीवन गौरव पुरस्कार उनको प्रदान करें. माननीय अनिल यादव साहब. साथियों, बाद में माननीय महादेव कंगाली साहब जिला महासचिव कास्ट टाइप शिक्षक संगठना महासचिव वर्धा जिला, इनसे अनुरोध करता हूं, वो कुछ कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए. उनके अलावा माननीय चंद्रशेखर वासनिक साहब, उनसे अनुरोध है कि उनका जीवन गौरव पुरस्कार माननीय साहब के कर कमलों से आप स्वीकृत करें. बाद में माननीय भारत शिंदे साहब कार्याध्यक्ष राज्य बहुजन कर्मचारी संगठन औरंगाबाद, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आए और साहब से अनुरोध है कि उनको शील्ड और पुष्प गुच्छ देकर यह जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करें. साथियों, इन लोगों ने बेहतरीन कार्य अपने जीवन में किया है, इसीलिए पूरे महाराष्ट्र के 6 विभागों से इन महानुभावों को ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है. बाद में माननीय पल्लवी चौधरी मैडम कर्तव्यदक्ष परिचारिका आरोग्य विभाग नागपुर से, कुछ कारणवश ये उपस्थित नहीं हो पाए. उनका पुरस्कार माननीय मंजुषा गेडाम मैडम, उनसे अनुरोध करता हूं कि उनका पुरस्कार साहब की ओर से स्वीकृत करें. साथियों, बाद में माननीय श्रुतिका पवार मैडम
जो कर्तव्य दक्ष कर्मचारी बांधकाम विभाग रत्नागिरी से है, उनको अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए और साहब की ओर से ये शील्ड और पुष्पगुच्छ आप जीवन गौरव पुरस्कार के रूप में स्वीकृत करें। आप सभी लोगों का आभार। और अंत में एडवोकेट सविता संजय गायकवाड़ मैडम, जो आशा वर्कर के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आए और साहब की ओर से शील्ड और पुष्पगुच्छ स्वीकृत करें। साथियों, ये पुरस्कार उन लोगों का है जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को ज्यादा कुछ तवज्जो ना देकर अपने कर्मचारी कामगारों के लिए काम किया है। उन सभी लोगों को ये 5वें अधिवेशन में माननीय बहुजन नायक वामन मेश्राम साहब के कमलों से यह पुरस्कार दिया गया है। आप सभी लोगों का आभार और साहब का भी आभार। बाद में माननीय शिंदे साहब आगे का सूत्र संचालन करेंगे। धन्यवाद साथियों, बाद में सभी जो हमारे RMBKS और सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी है, साहब से हमारी विनती है कि आप हमारे जीवन के लिए और हमारे पीढ़ियों के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम आपके उपकार जीवन भर स्वीकृत करते हैं और हम भी दोनों कार्यकारिणी के ओर से आपको एक बड़ा सा शील्ड देकर आपका भी हम लोग गौरव करना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप स्वीकृत करें। सभी साथी मंच पर आए। स्टेट और सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी चलो। सर एक मिनिट 4 वाजता साहेब महाराष्ट्र राज्याचे वतीने तो कोणी जाऊ नका। साथियों, अभी तक सेशन समाप्त नहीं हो गया है। अभी साहब का स्पीच होगा। बाद में बामसेप महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी की ओर से साहब का सत्कार का कार्यक्रम इसी मंच पर जैसे ही आभार हो जाता है, अगले ही पल में यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 3:30 बजे दूसरा सेशन यहाँ पे शुरू होगा। अभी अगला जो संचालन है साहब का स्पीच है, इस मंच पर होगा। इस कार्यक्रम की समारोहता साहब के स्पीच से होगी। धन्यवाद। उसके बाद साहब का सत्कार होगा बामसेप की ओर से और 1 कोटि महाराष्ट्र राज्य बामसेप शाखा की ओर से साहब को हमारा अपना जन आंदोलन लड़ने के लिए 1 कोटि का जन आंदोलन निधि भी दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राजेंद्र राजीव सर, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ। अभी आप लोग जिनके भाषण की उत्सुकता से सुबह से राह देख रहे थे, वो मूल निवासी मसीहा माननीय वामन जी मेश्राम साहब आपके सामने मार्गदर्शन करेंगे और उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। माननीय वामन जी मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, माननीय वामन जी मेश्राम सर। हेलो साथियों, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, इस संगठन का 5वां महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन आज 13 नवंबर को यहाँ पनवेल में हो रहा है। बहुत सारे विषय है चर्चा करने के लिए और उन विषयों पर तमाम वक्ताओं के द्वारा आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें कही गई होगी।
मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जिसे रिपीटेडली रखा जाना चाहिए। जब तक हमारे लोगों को बातें समझ में नहीं आती तब तक कुछ बातें रिपीटेडली बताई जानी चाहिए। साथियों, इस देश में अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों के पहले नहीं, अंग्रेजों के आने के बाद ट्रेड यूनियन का अभियान शुरू हुआ। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन लेबर लोगों के लिए लेबर एक्ट के माध्यम से संगठित करने के लिए किया हुआ प्रयास है। इसलिए ट्रेड यूनियन हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये देखा जाए, इस देश का जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, उस सोशल ऑर्डर में अगर हम वर्ण सिस्टम का अध्ययन करें तो वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस शूद्र के लिए विशेष तौर पर एक बात लिखी गई है कि ये शूद्र वर्ग त्रैवर्णिकों की सेवा करने वाला होगा। तो सेवा करने का कार्य करने के लिए, त्रैवर्णिकों की सेवा करने का कार्य करने के लिए इस देश में ब्राह्मणवादी लोगों ने एक वर्ग का, एक वर्ण का निर्माण किया। और उस कानून में, मनुस्मृति में ये व्यवस्था है कि ये जो सेवा है, ये सेवा ऐसी सेवा नहीं होगी जिसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। इस तरह की सेवा करने की व्यवस्था की गई। आज वर्ण व्यवस्था में जिसे शूद्र बनाया गया था, आज के संवैधानिक भाषा में उसे अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है। क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो शूद्र नहीं है, वो अछूत है, और वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, वर्ण व्यवस्था के अंदर के लोग नहीं है। जो अछूत है वो चातुर्वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। ये भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। तो तमाम शेड्यूल कास्ट के पूर्व के अछूत जाति के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं अशिक्षित लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अछूत और शूद्र के बीच का फर्क समझ में नहीं आता। और पढ़े लिखे लोगों की वजह से समस्या पैदा होगी। यानी जो अछूत है, उन पढ़े लिखे लोगों ने उन अछूतों को शूद्र कहा। तो जो शूद्र है वो अपने को शूद्र मानता ही नहीं है, तो यूनाइटेड फ्रंट बनाने के लिए आएगा कैसे? वे गलती का परिणाम है। जो हमारे पढ़े लिखे लोग गलतियां करते हैं उसका नतीजा है। मैं बार बार ये बात समझाता हूं, और तमाम जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम सेवता हूं तब से ये बारीकियां लोगों को समझा रहा हूं। ये बारीकियां जितनी ज्यादा बड़े पैमाने पर
हम समझाने का प्रयास करेंगे, तभी समस्या का समाधान होगा। तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने जिस वर्ण को, शूद्र वर्ण को सेवा करने के लिए बनाया, आज सारे इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स में यही तो लोग हैं। कौन लोग हैं? यानी वही लोगों को दूसरे तरीके से सेवा करने के काम पर लगाया गया, और वहां पर मुबदले की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहां है मगर पर्याप्त नहीं है, एडेक्वेट नहीं है, जितना वो करते हैं उतना नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो एक तो ये कारण है कि इस देश का जो कारोबार है, इस देश की जो सत्ता है, उन लोगों ने अपने हाथ में रखी जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, ये वर्णा सिस्टम बनाया, ये जाति का सिस्टम बनाया। अब ये जो वर्णा सिस्टम है, ये वर्णा सिस्टम में जिनको शूद्र बनाया, उन शूद्रों को 3743 जाति के टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मण लोग ये प्रचार भारत में करते हैं कि अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों ने बांटो और राज करो के सिद्धांत पर काम किया, कि उन्होंने बांटने का काम किया। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को कहा, उन्होंने बांटने का काम किया। कितना बांटा अंग्रेजों ने? हिंदू और मुसलमान दो टुकड़े किया, हिंदू और मुसलमान दो टुकड़े किया। जिन अंग्रेजों पर ब्राह्मण आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हिंदू और मुसलमान दो टुकड़े किए, अंग्रेजों पर आरोप लगाते हैं, जो ब्राह्मण आरोप लगाते हैं, उन ब्राह्मणों ने ये जो शूद्र वर्ण है उसको 3743 जाति के टुकड़ों में बांटा। कौन ज्यादा खतरनाक है? इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसकी चर्चा ही अगर नहीं होगी तो जानकारी कहां से होगी? बहुत सारे लोग ज्ञानी होने का दंभ भरते हैं, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लोगों को ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, जानकारी ही नहीं है। और बहुतांश पढ़े लिखे लोगों को जानकारी और ज्ञान में फर्क होता है, यही समझ में नहीं आता। ये जानकारी और ज्ञान में फर्क होता है, यही समझ में नहीं आता। जब जानकारी और ज्ञान में फर्क नहीं होता, अगर ये बात समझ में नहीं आती हमारे लोगों को कि इसमें फर्क है, जानकारी को अंग्रेजी में शब्द है इंफॉर्मेशन और ज्ञान के लिए शब्द है नॉलेज, तो ये अलग केवल शब्द नहीं है, ये केवल अर्थ नहीं है, ये अलग है। इस परिणामता इसके अर्थ अलग है। ये जानकारी मेयर डाटा है, जानकारी केवल डाटा है, और ज्ञान क्या है? डाटा का एप्लीकेशन है। जानकारी है और ज्ञान जानकारी का उपयोग करने का हुनर है। आपके पास जानकारी का उपयोग करने का हुनर ही नहीं है तो जानकारी कभी भी ज्ञान में रूपांतरित नहीं हो सकती। ज्ञान अपने आप नहीं मिलता, जानकारी का एप्लीकेशन करने का हुनर ज्ञान है। ज्ञान अपने आप नहीं बनता है, ज्ञान को बनाना पड़ता है, रूपांतरित करना पड़ता है। रूपांतरित करने का हुनर चाहिए, वो हुनर है तो ज्ञान होगा, नहीं होगा तो आपके पास जानकारी पड़ी रहेगी मगर उसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे।
मैं आपको एक बात समझा रहा था कि अंग्रेजों के आने के बाद ट्रेड यूनियन का मामला शुरू। ट्रेड यूनियन का कानून तो अंग्रेजों के समय में पास हुआ। अंग्रेजों ने यहां इस देश को गुलाम बनाकर रखा। गुलाम बनाने वाले जो अंग्रेज हैं उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाया, तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है बात। इन्होंने देश को गुलाम बनाया, उन्होंने देश में रहने वाले गुलाम लोगों को अधिकार दिया, ये बनाओ, संगठन बनाओ। क्या कारण है ये जानकारी भी हमारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि जो अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे या भारत में भारत को गुलाम बनाए हुए थे, वो अंग्रेज अपने देश में डेमोक्रेसी चलाते थे और यहां अगर कोई गलत बात होती है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल उठते थे। जो अपोजिशन पार्टी है वो अंग्रेजों की पार्टी है, रूलिंग पार्टी अंग्रेजों की है, वो अपोजिशन पार्टी भारत के तरफ से वहां बोलती थी। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अरे दोनों अंग्रेज थे तो अपोजिशन पार्टी के लोग हमारी बात क्यों उठाते थे? सवाल तो है, अगर अपोजिशन वालों को भी तो कोई मटेरियल चाहिए। आखिर जो अपोजिशन में काम करने वाले लोग थे वो जब वहां के सत्ताधारी बने, लेबर पार्टी सत्ताधारी बनी, लेबर पार्टी ने भारत को आजाद किया। तो मैं आपको जो जानकारी है वो जानकारी दे रहा हूं जिससे आपको कुछ पता चले कि जिस अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था वो अंग्रेज भारत में ट्रेड यूनियन का एक्ट पास किया और लोगों को कहा कि तुम लोग संगठित हो जाओ ट्रेड यूनियन में, क्योंकि जब तक ट्रेड यूनियन में संगठित नहीं होंगे तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे होगा। दूसरी बात, ये जो वर्ना सिस्टम में शूद्र लोग हैं इनको 3743 जाति के टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मण कहते हैं अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति पर काम किया, तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़े किए, मगर ब्राह्मणों ने शूद्रों के 3743 टुकड़े किए। 2500 गुना ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक थे। 2 से भागाकार करो तो 3743 को, तो जो आंकड़ा आएगा तो 2500 होगा। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 2500 गुना ज्यादा खतरनाक लोग थे। वो ज्यादा खतरनाक लोग अंग्रेजों पर आरोप लगा रहे थे, ये खतरनाक लोग हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं राज करने के लिए। मगर जब 15 अगस्त 47 को आजादी मिलने का समय आया, तो सत्ता के लिए झगड़ा हुआ और हिंदू और मुसलमान का जो मामला है उसके आधार पर 2 देश बने और उसको गांधी जी ने, नेहरू जी ने पहले और बाद में गांधी जी ने विभाजन को मान्यता दी। उनका देश तो था नहीं, जो विभाजन कर रहे थे उनका तो नहीं था देश, तो विदेशी लोग थे। मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि जिन लोगों का आजाद भारत में कंट्रोल है वो तो ब्राह्मणों का कंट्रोल है, रूलिंग पार्टी भी ब्राह्मणों की, आजादी के मिलने के बाद में, और अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की। आज एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, दोनों के दोनों ब्राह्मणों के संगठन है। तो वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण शीर्ष स्तर पर थे, जो ब्राह्मण सबके सर पर बैठे हुए थे, वो आजादी में भी शीर्ष पर ही बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम आजाद हैं।
चलिए, बड़ी अजीब किस्म की बात है। जब मैं ये बात लोगों को समझाता हूं तो लोगों को भी ये बात सुनना नहीं चाहते। इतने गधे लोग हैं हमारे, जो उनको बात समझनी चाहिए। अगर यही तुमको समझ में नहीं आता तो क्या कर लोगे? कौन सा तीर मार लोगे? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती, आएगी तो तब जब सुनोगे, समझोगे, तब लगेगा कि हाँ इसमें बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है तो बदलाव इच्छा मात्र से थोड़ी होता है कि मेरी इच्छा है बदलाव हो जाए। सपने देखने से बदलाव होता है क्या? सपने देखने से बदलाव नहीं होता, सपने देखने से परिवर्तन नहीं होता। दीर्घ उद्योग करना पड़ता है और संगठित शक्ति के बगैर दुनिया में कोई परिवर्तन आया है कोई उदाहरण? कोई उदाहरण तो उपलब्ध है नहीं। ये बात हम लोगों को बहुत मजबूती से समझना होगा और गहराई से समझना होगा। और आपको समझ में आई, ये समझ में आई, ये कैसे माना जा सकता है? उसका भी कोई मापदंड होना चाहिए ना। नहीं, मुझे समझ में आई। कैसे? तुम कह रहे हो इसलिए? नहीं, आ गई। और कैसे? तुम एक आदमी को संगठित करने का काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठित करने का काम करोगे, तब माना जाए हाँ तुम्हें समझ में आया है। नहीं, मुझे समझ में आ गया। अब कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है। एक अपने घर के पड़ोसी को नहीं बता रहा है। नहीं, उससे मैं जब ने पूछा क्यों नहीं समझ, उसके मेरे मतभेद है। अबे पड़ोसी के साथ भी मतभेद, कम से कम पड़ोसी के साथ तो मिलकर रहे। तू बीमार पड़ेगा, तेरा परिवार बीमार पड़ेगा या संकट में आएगा तो सबसे पहले पड़ोसी ही आएगा। तो मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि यदि ये बात हमें समझ में नहीं आती तो हमारे अंदर बदलाव नहीं होगा। अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं होगा तो फिर आप दुनिया से बदलाव चाहते हो, वो कैसे होगा? आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हो तो आप दुनिया से बदलाव चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो। आपका सैलरी बढ़ना चाहिए, आपका मानधन बढ़ना चाहिए, ऐसा चाहते हो। क्यों बढ़ेगा? तो क्यों बढ़ाना चाहिए? वो तो यही कहते हैं ना, क्यों बढ़ाना चाहिए? तुम इसी लायक हो। वो ऐसा कहते, तुम तो इसी लायक हो। वो लोग जो तुम्हारे बारे में ऐसी राय रखते हैं कि तुम तो इसी लायक हो, तो तुमको इसमें बदलाव लाना पड़ेगा ना। वो थोड़ी लाएगा, उसकी तो राय बनी हुई है, उसकी तो सोच बनी हुई है। उसकी सोच को हम लोग संगठित होकर बदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो सोच हमारे अंदर पहले पनपनी चाहिए, हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो हम दूसरे अंदर अपने से बाहर बदलाव करने का काम शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रयास, ज्यादा से ज्यादा जागरूक प्रयास, विचार पूर्वक किया जाने वाली कोशिश हमको करनी चाहिए, योजनाबद्ध करना चाहिए, विचार पूर्वक करना चाहिए। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी एक समाज व्यवस्था की बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जिस देश में लेबर के ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं वो लेबर क्लास आता कहां से है? तो पहली बात मैंने आपको बताई कि वर्ना सिस्टम जो ब्राह्मणों ने बनाया, उसमें जो शूद्र वर्ग बनाया, जो आज मंडल कमीशन में जिनको ओबीसी कहा जाता है वो शूद्र वर्ग है। उसके नीचे 3 वर्ग है जो ब्राह्मणों ने उसको अपने वर्ण व्यवस्था में शामिल करने के लायक नहीं माना,
जैसे बिल्डिंग आप बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो और आपने रॉ मटेरियल लाया, तो रॉ मटेरियल लाने के बाद में आपने बिल्डिंग बना लिया और कुछ मटेरियल रॉ मटेरियल बच गया। वो बचे हुए मटेरियल को क्या कहते हो? है? वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल, ये बात, ये शब्द बराबर, वेस्ट मटेरियल। तो वर्ण व्यवस्था बनने के बाद भी कुछ बच गया मटेरियल वो वेस्ट मटेरियल बच गया। तो वेस्ट मटेरियल में पहला नाम है शेड्यूल कास्ट, अछूत, वेस्ट मटेरियल। दूसरा शेड्यूल ट्राइब, दूसरा वेस्ट मटेरियल। तीसरा है नॉमिनिक ट्राइब। ये तीन वर्ग जो है, ये हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। जो ये जो समाजशास्त्र है ना, ये समाजशास्त्र समझना होगा। जिसको समाज को बदलना चाहते हो, बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन, अरे क्या के अंदर चाहते हो परिवर्तन? काय के अंदर परिवर्तन चाहते हो वो तो मालूम होना चाहिए ना। अगर आपको जानकारी ही नहीं है कि किस चीज के अंदर आप बदलाव लाते हो, लाना चाहते हो, वो आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मणों ने जब ये वर्ण व्यवस्था बनाई, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, उन लोगों ने ए वेस्ट मटेरियल में अछूत, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आदिवासी, तीसरा है नॉमिनिक ट्राइब। नॉमिनिक ट्राइब भी महाराष्ट्र में लगभग 42 या 44 जातियां हैं। ऑल इंडिया में 197 जातियां। शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी पता नहीं है। शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े ब्राह्मणों ने बनाए। ओबीसी के तो 3743 बताया आपको। शेड्यूल कास्ट के 1703 है। आदिवासियों के 801 टुकड़े हैं। अरे अपने बारे में तो जानकारी रखो। दुनिया ने, अमेरिका में ऐसा है, अरे वो है, तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे पास जानकारी नहीं। अमेरिका में ऐसा है, यूरोप में ऐसा है, हाँ ठीक है, तुम्हारे बारे में है। तो पहले तुम्हारे बारे में जानकारी होना चाहिए ना। तुम कौन हो, क्यों हो, तुमको स्थिति में क्या पैदाइशी हो के तुमको किसी ने इस तरह से इस स्तर पर गिराने का काम किया, षड्यंत्र किया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र किया? वो कैसे किया, उसका क्या तरीका था, वो सारा जानना होगा। उसको जाने बगैर नहीं परिवर्तन कर सकते। परिवर्तन ऐसे ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, क्योंकि दूसरे जो ट्रेड यूनियन बने हैं ना, वो सारे ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया के सारे के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है। वो ये बताने वाले नहीं है जो मैं बता रहा हूं। क्यों? वो क्यों नहीं बताने वाले? क्योंकि वो बताएंगे तो ऊपर कैसे रहेंगे? शीर्ष स्तर के नेता कैसे बने रहेंगे? शीर्ष स्तर के नेता नहीं बने रह सकते। उन्होंने तो बनाया ये। और ट्रेड यूनियन में भी वो लोग ब्राह्मण ही सर्वोपरि बने रहना चाहते थे और उनके ही नियंत्रण में ट्रेड यूनियन बनी। आज भी जो सबसे बड़े ट्रेड यूनियन हैं, उनके सारे नेता ब्राह्मण हैं। वो कभी भी आप लोगों के इश्यूज को नेशनल इशू नहीं मानते, कभी भी आपके इश्यूज को प्रोमिनेंट इशू नहीं मानते। इसकी रूट कॉज यहां है, जो मैं बता रहा हूं यहां है। अगर ये नहीं मालूम होगा तो फिर आपको रूट कॉज कैसे मालूम होगा? अगर कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, जाते ही इंजेक्शन लगा देता है क्या? है? बीमार आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है, जाते लगा देता? नहीं लगाता ना, पूछता है पेशाब कैसे होता है, पीला होता है कि सफेद होता है? टट्टी साफ होती है कि नहीं, पेट साफ होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। नींद वगैरह कितना घंटा लेते हो? पूछता, जरा मुंह फाड़ो, मुंह फाड़ने के लिए बोलता है, ऐसा करके देखता है, नहीं दिखा तो साला टार्च लगा के देखता है। जीभ निकालो, निकालो जीभ, अरे आधी निकाला, पूरे निकालो,
बोलता है? वो सारी करने के बाद लक्षणों का निर्धारण करता है, और फिर मेडिकल साइंस में उसने पढ़ाई किया, ये लक्षण है, इससे ये लगता है ये तुम्हारी ये बीमारी है। हाँ, अब कितने दिन से हो? 6 महीने से? हाँ, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर का एक ऑर्गन खराब हो गया है, काटना पड़ेगा। नहीं, मैं काटने के लिए तैयार नहीं हूं। मरीज कहता मैं काटने के लिए तैयार नहीं हूं। ये पैर आप यहां से काटोगे? अरे मैं तो लंगड़ा हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर आपने 8 दिन नहीं काटा तो फिर यहां से काटना होगा, और उसके बाद और 8 दिन के बाद नहीं काटा तो फिर काटने लायक कुछ रहेगा ही नहीं, तुम जाने का रास्ता होगा। समझ रहे? विश्लेषण समझा रहा, एनालिसिस समझा रहा। तो समस्या का समाधान करने का साइंटिफिक मेथड है, मेथडोलॉजी है, और दुनिया में वो ज्ञान उपलब्ध है, उसका उपयोग करना होगा। आप मनमानी तरीके से कुछ भी करना चाहोगे तो नहीं होगा। अगर जबरदस्ती करोगे तो इलाज से मरीज मरेगा, इलाज से मरीज मर जाए। इलाज से दुरुस्त होना चाहिए ना, इलाज से ही मरेगा। क्यों मनमानी करोगे? मनमानी करोगे तो इलाज से मरेगा। मैं आप लोगों को ये इसलिए समझा रहा हूं कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, नॉमिनिक ट्राइब के लोग हैं, एमबीसी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनकी ये समस्या है, और इनके पढ़े लिखे लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उल्टा क्या सलाह देते हैं? अरे मेश्राम साहब, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? मुझे बोल, अरे मेश्राम साहब, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? मैंने उसको पूछा, भारत के तमाम यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाया जाता है क्या? हाँ। तो वो क्या करते? गड़े मुर्दे उखाड़ते कि पर्दा डालते? अरे गधे की औलाद हमारे जो लोग हैं ना, वो प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पीएचडी, वो क्या कर रहे हैं? जो बढ़िया से बढ़िया गड़े मुर्दे उखाड़ेगा वो पीएचडी। क्या हमारे लोगों को सलाह भेजे का है? कैसे करेंगे? कुछ सामान्य ज्ञान अगर हम लोग अपने जीवन में जानते हो, समझते हो, और उसको अपने जीवन में लागू करते हो, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। संगठित रूप से काम करना है, छोटा मोटा मामला नहीं है। संगठित रूप से काम करने के लिए आपको दुनिया में उपलब्ध ज्ञान का ही उपयोग करना होगा, और आपको मन में जैसे लगता है वैसे करने के लिए कोई अलाउ नहीं है। और इधर हमारे तरफ ये आरएमबी केस है ना, इधर मैं हूं, इधर मैं हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं हूं, तो इधर कुछ भी करने के लिए अलाउ नहीं है। इधर दिमाग से काम चलेगा। तो मैं जानता हूं हमारे लोगों की जो थिंकिंग है, मेथोलॉजिकल थिंकिंग है, सोचने का तौर तरीका है, वो सही नहीं है। वो उन लोगों ने जो एजुकेशन लिया है, वो सब उनका दिमाग बिगाड़ने का एजुकेशन लिया है, तो सुधारना पड़ेगा। मेरी समस्या ये है कि जो दिमाग में कचरा भरा है वो निकालना पड़ता है और फिर अच्छा डालना पड़ता है। साला दो काम करना पड़ता है। दिमाग में भरा हुआ है ना वो जो सिलेबस ब्राह्मणों का, वो कचरा भरा हुआ है, वो निकालना है फिर भरना है, डबल काम करना पड़ता है। तब जाकर के उसमें थोड़ा सा संग्रह होता है तो काम करता है। मैं आप लोगों को इसलिए ये बातें समझा रहा हूं क्योंकि मैं कोई भाषण करने का आदी नहीं हूं। ये जो बातें मैं एक मुद्दा लेता हूं फिर समझाता हूं, दूसरा लेता हूं फिर समझाता हूं, तीसरा लेता हूं फिर समझाता हूं। नहीं समझ में आया तो आपको फिर 5 दिन का ट्रेनिंग देता हूं, फिर एक बार देता हूं, दूसरी बार देता हूं, तीसरी बार देता हूं, 5 दिन तक अकेला ही बोलता हूं।
तो भी कचरा साफ नहीं होता। 2-3 हजार साल से पहले कचरा भर रहे हमारे लोगों के दिमाग में। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों को जो ये आरएमबी केस शुरू किया ना हमने संगठन में, ये आरएमबी केस शुरू किया, वो नॉर्मल तरीके से दूसरे ट्रेड यूनियन जैसे चलते हैं वैसे चलाने वाला संगठन नहीं है। ये बताने के लिए इतनी सारी बातें समझा। जैसे दूसरे कुछ लोगों को लगता होगा अरे वो चल रहा तो हम भी थोड़ा अध्यक्ष हो जाएंगे और इंडस्ट्रीज का जो उद्योगपति है उससे वार्ता करेंगे, थोड़ा सा हम भी ले लेंगे। है? अरे ऐसा हुआ ना, हमारे साथ हुआ कि मेरे पास उन इंडस्ट्री वालों ने कई बार मैसेज भेजा, थोड़ा सा ले लो। अरे मैंने कहा मैं लेने के लिए थोड़ी बनाया भाई मेरे पास 2-4 इंडस्ट्री के लोगों ने भेजा लोगों को। है? तो मैंने कहा मैं तो फकीर आदमी हूं, साला फकीरों को पैसे की क्या जरूरत है? ये कपड़े लत्ते लोग समाज दे रहे हैं, अंडरवियर समाज दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है? खाने के लिए समाज दे रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फकीर आदमी हूं। तो लोगों को जो ट्रेड यूनियन जैसे चल रहा है उसके देखा देखी वो भी ऐसा करना चाहते। ऐसा हम नहीं चला रहे, न चलने देंगे। ऐसा चलाने वाले लोगों को ज्यादा देर रखेंगे नहीं। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि यदि ऐसा कोई सोच कर आया होगा अभी से चले जाए अभी से चला जा। अरे इधर कुछ मिलेगा नहीं हमको, हाँ जाओ, कचरा सफाई हो जाएगा, हमको कोई एतराज है नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम तो हमारे लोगों की जो वास्तव में जो लेबर है वो है, उनकी वास्तव में समस्या है, उनका समाधान करने के लिए ये बनाया है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हमारे लेबर लोगों को सारा बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे, हर प्रकार का बेनिफिट पहुंचाएंगे। और अभी तक जितने एग्रीमेंट हमने किए, अभी तक रिकॉर्ड है, जितने भी एग्रीमेंट किए सारे एग्रीमेंट में लेबर लोगों को बेनिफिट पहुंचाए। सारे के सारे जितने भी ट्रेड यूनियन के एग्रीमेंट हमने किए सारे जगह बेनिफिट पहुंचाने का काम किया। और उद्योगपतियों की कोई बात हमने नहीं मानी। तो ये कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पर हम लोग ये आरएमबी केस बना रहे हैं। वाम से बेसिक संगठन है जो 567 जिलों में 31 स्टेट में कार्यरत है। आपका ट्रेड यूनियन निर्माण करने के लिए सारे देश भर में वामसेप के बेसिक संगठन का आपको समर्थन है। भारत में किसी भी स्टेट में जाओ, किसी भी जिले में जाओ, किसी भी तहसील में जहां हमारी शाखा कार्यरत है, आपको वहां जाकर होटल में रुकने की जरूरत नहीं है। आपके रहने की, खाने की, पीने की, मतलब शुद्ध पानी पीने की सारी व्यवस्था होगी। पीने की समझ रहे ना? तो आपको कोई खर्चा करना नहीं होगा। फिर आप वहां जाके बोलोगे 10-5 लोगों की मीटिंग हो सकती है, बोले हाँ कर दे, वो मीटिंग भी करवा देगा आपकी। और आपके ट्रेड यूनियन को ऑल इंडिया में बढ़ाने के लिए जो लोग चाहिए, कम से कम एक आदमी चाहिए, वो एक आदमी वहां आपको उपलब्ध करवा देगा। तो वाम से बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से 86 ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। 86 में एक आरएमबी केस है। 86 ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाए, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन आरएमबी केस है। मैं 18 साल 3-4 महीने का था तब से ये कर रहा हूं। अभी 65 साल की मेरी उम्र हो गई है, 47 साल से कर रहा हूं। यहां बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैं काम शुरू किया तब पैदा भी नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे। 47 साल से कर रहा हूं। उसके बदौलत इतना बड़ा देशव्यापी जो संगठन वामसेप का बेसिक संगठन बना, उस बेसिक संगठन के आधार पर आपका ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया में खड़ा हो सकता है।
और नेशनल लेवल का संगठन बनाए बगैर ये जो ब्राह्मणों के, कम्युनिस्टों के, बीजेपी के, कांग्रेस के जो नेशनल लेवल के ट्रेड यूनियन संगठन है उसका मुकाबला आप कैसे करोगे? केवल महाराष्ट्र में बनाकर ऑल इंडिया में बनाना होगा। और ऑल इंडिया में हम आप लोगों को ट्रेड यूनियन का सारा संगठन बनाने के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी मदद चाहिए, जो भी आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, हर प्रकार के रिसोर्सेस आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग काम करते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बहुत कम समय में, अभी भी सारे देश भर में इसकी शाखाएं फैल गई है। आरएमबी केस की शाखा सारे देश भर में फैल गई है बामसेफ के आधार पर। अभी उसका विस्तार करना बाकी है। इसका आप विस्तार करो। विस्तार करने के लिए भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। कोई हमारे समाज में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का संगठन नहीं है जिसको 25-30 करोड़ रुपया लोग जो है निधि देते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पैसा देते हैं। कोई संगठन नहीं है हमारे समाज में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का, किसी का नहीं है इतना बड़ा संगठन। इसकी मदद लेकर आप इस संगठन को राष्ट्रव्यापी संगठन में रूपांतरित कर सकते हो और राष्ट्रव्यापी संगठन में रूपांतरित करने के आधार पर आपको जो सेंट्रल लेवल से, केंद्र सरकार से आपको एग्रीमेंट करना है, इंडस्ट्री से एग्रीमेंट करना है, तो आप कर सकते हो। ये लोग नहीं करेंगे। केंद्र सरकार से अगर आप चाहते हो कोई कानून बने तो आपके पास नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। केंद्र सरकार को आप मजबूर कर सकते हो ये कानून बने। लेबर लोगों के लिए ये जो ऐसे तमाम कानून बने हुए हैं, ये कानून सही नहीं है, ये कानून इस तरह से होना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए बेसिक नेटवर्क का, वो सारा का सारा आपको बामसेफ के द्वारा उपलब्ध हो जाएगा। इसके बदले में आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। आप लोगों को याद होगा कि 5 मार्च 2019 को हमने रिजर्वेशन के संबंध में या रिजर्वेशन इन प्रमोशन के संबंध में भारत बंद किया था। टीचर्स लोगों के रेफरेंस में, प्रोफेसर लोगों के रेफरेंस में। मैंने कुछ प्रोफेसर को पूछा, तुम आंदोलन कर सकते है औकात तुम्हारी? वो प्रोफेसरों के लिए, उन लोगों के लिए देशव्यापी भारत बंद करवाया 5 मार्च 2019 को। और नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में कानून पास करने के लिए मजबूर किया। और नरेंद्र मोदी ने कानून पास किया। नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी जानते हो? कितना अकड़ू है। उसको सीधा किया ऐसे 5 मार्च 2019 को पार्लियामेंट में कानून पास करवाया। मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास नहीं करवाया, पार्लियामेंट में कानून पास करवाया। द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स, मंत्रिमंडल और पार्लियामेंट, इतना बड़ा भारत बंद करवाया। तो ये संगठित शक्ति के बल पर हुआ। इस संगठित शक्ति के बल का आप तमाम लोगों को बेनिफिट होगा। यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित है और खास तौर पर आशा वर्कर यहाँ उपस्थित है। ये आशा वर्कर की योजना केवल महाराष्ट्र की नहीं है, ये नेशनल योजना है और राष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन बनाया जाना चाहिए। और इनके लिए तमाम प्रकार के योजनाएं जो है वो लागू करवाई जा सकती है। और इसके लिए हम लोग संगठित रूप से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। 3:30 बजे तक का समय था,
3:29 हो गए हैं, इसलिए मैं 1 मिनट पहले ही अपनी बात यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। संगठित रूप से ही हम बदलाव कर सकते हैं। संगठित रूप से बदलाव करने की कोशिश करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।